दोस्तों स्वागत है आज एक नए वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है, मगर हमें जानना जरूरी है कि आखिर इस तरह की चीजें भी हमारे देश में घटित हुई है। दोस्तों आज मैं बात करना चाहूंगा बंगाल के अकाल के संबंध में। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं यहूदियों के नरसंहार के बारे में, या सूडान के नरसंहार के बारे में, दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार के बारे में, या नैनकिन में होने वाले नरसंहार के बारे में, या कई तरह के अन्य विदेशियों के ऊपर हुए नरसंहार, चाहे यूरोप में किसी प्रकार का ऐसी घटना घटित हुई हो। लेकिन कभी कोई बंगाल में आए नरसंहार, ये बंगाल में हुए नरसंहार के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। उसके लिए कौन जिम्मेदार था उसके बारे में बात नहीं करता। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं 1943-42 में बंगाल में आए अकाल के संबंध में। थोड़ी विस्तार में चर्चा करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय के तात्कालिक वर्तमान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जो मेरी नजरों में अगर कहीं भी हिटलर से अलग नहीं थे। हिटलर ने यहूदियों को मारा, इन्होंने बंगाल में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और अगर इनके स्टेटमेंट पे गौर करें तो इनका कहना था भारतीय खरगोश की तरह या जानवरों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, वंश वृद्धि करते हैं, जानवरों के धर्म को मानते हैं तो उनको जीने का कोई अधिकार नहीं, अगर वो मर जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी अगर विंस्टन चर्चिल की बात की जाए तो विंस्टन चर्चिल एक घोर नस्लवादी यानी रेसिस्ट किस्म के आदमी थे। वो ये मानते थे कि दुनिया में सबसे उच्च गोरे लोग हैं, उन्हें पूरी दुनिया पे राज करने का अधिकार है और भारतीयों को स्वतंत्र होने का कोई अधिकार नहीं है। और शायद इसीलिए उन्होंने बंगाल में उस समय 30 लाख लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया और फिर भी उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। खैर ये दूसरा टॉपिक है, लेकिन एक बात तो तय है कि पश्चिमी देश कहीं ना कहीं भेदभाव तो करते हैं, चाहे वो ऑस्कर की बात हो चाहे वो नोबेल की बात है। लेकिन इस स्टोरी के बाद शायद आपकी भी सोच नोबेल प्राइज के बारे में बदलेगी। खैर उसके टॉपिक की बाद में चर्चा करेंगे। हम करते हैं बात बंगाल के अकाल के संबंध में, लेकिन थोड़ा उसके पहले से शुरू करेंगे, थोड़ा आगे तक जाएंगे। बात है उस समय की जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हो गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले 1930 में ग्रेट डिप्रेशन यानी महा आर्थिक मंदी आई थी। आज तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की अगर बात की जाती है तो वह 1930 की आर्थिक मंदी थी। और वो आर्थिक मंदी के लिए जिम्मेदार था 1918 के समय में आया हुआ इन्फ्लुएंजा। तो उसके बाद जो आर्थिक मंदी आई तो समस्या, वित्तीय स्थिति तो बहुत खराब थी। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध दो भागों से लड़ा गया था, आप जानते ही हैं। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे जिसमें कि आपको मिल जा रहे हैं, ये चीन मिल जा रहे हैं, अमेरिका है, सोवियत रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। और दूसरी तरफ जो राष्ट्र थे वो थे जर्मनी, इटली, जापान। हालांकि जापान हमेशा अपना स्टैंड अलग लेके लड़ता रहा, लेकिन साथ में तो इन्हीं के थे। तो बात यहां आती है कि जापान ने बर्मा पे अटैक किया और बर्मा के रंगून पे कब्जा कर लिया और कहीं ना कहीं बर्मा के अधिकतर भागों में कब्जा कर लिया। और उस समय तक ये मान लिया गया था कि बंगाल की जो डाइट है, बंगाल का जो आहार है, बंगाल के खाने के तरीके जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और बंगाल में उस समय चावल आयात होता था बर्मा से आयात होता था, चावल आता था। तो उस समय जब बर्मा पे जापान ने कब्जा कर लिया तो जापान ने कब्जा कर लिया, लेकिन ब्रिटेन के सैनिकों को तो चाहिए। तो ब्रिटेन के सैनिकों के लिए अब चावल वहां से तो नहीं आ रहा है, तो बंगाल में जो चावल उपलब्ध थे उसकी जमाखोरी की जाने लगी। आज के डेट में आप कह सकते हैं ब्लैक मार्केटिंग या स्टॉक करना, स्टॉक करके रख लेना, जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो उस हिसाब से बेचना, उस तरीके से तो स्टॉक किए जाने लगे। और जितने भी चावल आ रहे थे वो सभी के सभी चावल ब्रिटिश सैनिकों के लिए जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो भारतीय सैनिक जो लड़ रहे थे उसके लिए, ब्रिटिश सैनिकों के लिए जाने लगे थे। और बंगाल उस समय तक चावल उत्पादन में इतना बेहतरीन हो चुका था, ये भी एक फैक्ट है। आता था, बर्मा से आयात हो रहा था। और हाँ, बंगाल की जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो बंगाल जो है उस समय का तात्कालिक पश्चिम बंगाल सिर्फ नहीं था, उस समय बंगाल बांग्लादेश का पार्ट भी था। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जब चावल आयात किया जाता था वहां से, उस समय तक बंगाल की एक और स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी, उसे थोड़े दिनों पहले तक, पूरे वर्षों पहले तक, कि जो मुगलों के काल में बंगाल चावल का आयातक मात्र था वो निर्यातक भी बन गया था। लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशवादी व्यवस्था ने
चावल के ऊपर रोक लगा करके नील और अफीम की खेती के लिए उन्हें मजबूर किया, जिससे उनकी चावल की खेती को भी नुकसान हुआ और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। है वो चर्चा हम किसी और टॉपिक और किसी और वीडियो में करना चाहेंगे, लेकिन यहां बात करते हैं तो चावल का आयात बंद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि बंगाल के पास चावल उपलब्ध नहीं थे। 6 डिस्ट्रिक्ट, बंगाल के 6 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा आक्रांत हुए थे इससे। लेकिन उस समय क्या किया गया कि जो चावल आयात होता था वो तो ठीक है रुक गया, लेकिन जो यहां पर था ये भी सभी चावल की जमाखोरी की जाने लगी और जो भी चावल थे वो सैनिकों को यूरोप भेजे जाने लगे और ब्रिटेन को भेजा जाने लगा। तो ये समस्या उत्पन्न हुई, ऐसी स्थिति आ गई थी कि एक भी व्यक्ति को चावल खाने के लिए नहीं था। भूखे के भूखे कंकाल नजर आते थे रोड पे। अगर आप कई जगहों पे देखेंगे तो कंकालों का रोड मार्च जैसा वीडियो आज भी आपको गूगल में मिल जाएगा। चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, उनको खाने के लिए एक कटोरा चावल तक नहीं मिलता था, एक कुछ अनाज उपलब्ध ही नहीं था। ऐसी परिस्थिति हो गई थी। बात थी जब जापान ने बर्मा पे कब्जा कर लिया था, यानी 1942। 1942 के बाद 1943 के आसपास में हुआ ये प्राकृतिक आपदा के रूप में तूफान भी आया। तूफान भी आया, फसलें भी नष्ट हुई। तो कई इतिहासकार का ये कहना है कि ये जो तूफान आया वो बंगाल के अकाल के लिए जिम्मेदार है। जी नहीं, अगर वो इतिहासकार इस तरह की बातें करते हैं तो पूर्णतः पक्षपाती है या उन्हें इतिहास लिखना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले सुनते थे कि जीतने वाले के नाम, जीतने वाले इतिहास लिखा था, लेकिन अभी तो आप स्वतंत्र है, आप अभी किस रूप में इतिहास लिख रहे हैं? अभी तो कोई जीतने वाला या हारने वाला नहीं है। तो खैर, तो विंस्टन चर्चिल को उस समय के तत्कालिक कलकत्ता के जो गवर्नर थे, उस समय कमांडर इन चीफ थे, इन सभी ने एक लेटर लिखा और कहा कि यहां अनाज की व्यवस्था की जाए। तो इस महाशय महाशय क्रूर हत्यारे, निर्मम हत्यारे, जिन्हें कतई फर्क नहीं था कौन मर रहा है जी रहा है, इनका कहना था कि वो मरते हैं तो मरने दिया जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मरने से, उनके मरने के लिए वो खुद जिम्मेदार है। क्योंकि इतनी जनसंख्या बढ़ा ली, जो खरगोश की तरह बच्चे पैदा करेंगे, इवन पिग्स का भी यूज किया था वर्ड का उन्होंने, जो जानवरों की तरह बच्चे पैदा करें, उनकी जिनका धर्म जानवरों के जैसा है, उनके जीने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। ये कहना था विंस्टन चर्चिल का, जिसे महिमा मंडित करके एक बहुत ही बड़ा ग्रेट ऑथर या कोट्स कहने वाला या आदर्श मानने वाले जगहों पे चरित्र चित्रण किया जाता है। मैं नहीं मानता, और सॉरी, मुझे ये वर्ड्स बोलने में कोई तकलीफ नहीं, मैं सॉरी भी नहीं कहना चाहूंगा। आज ब्रिटेन की जो स्थिति है वो भारत को लूट लूट करके ही बनी हुई है। कई सालों तक लूटते रहने के बाद आज ब्रिटेन की ये स्थिति तय हुई। तो उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन बस ये चाह रहा था कि किसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में वो सरवाइव कर जाए, या तो बच जाए या कम से कम ये। तो उस स्थिति में उन्होंने क्या किया था कि चाहे किसी भी तरह का आयात का साधन हो, चाहे नाव हो, चाहे साइकिल हो, चाहे बुलक कार्ट हो, यानी बैलगाड़ी, किसी भी तरह के साधन का परिवहन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। होता ये था या उपयोग किया जाता था, जापानी सेना कहीं ना कहीं अटैक करके कब्जा कर लेती थी, तो उन्हें उनका यह मानना था कि कब्जा कर लेगी तो उन्हें अनाज मिलेगा और धीरे धीरे वो कब्जा करते जाएगी, तो उनके हाथ से बंगाल खिसकता जाएगा। तो उन्होंने किसी भी तरह के साधन को परिवहन के रूप में यूज करने पे मना कर दिया था और कह दिया था सेना को अगर ऐसा कोई चीज मिलता तो आप अपने कब्जे में ले ले। पहला चीज, अनाज के सारे स्टॉक को उन्होंने यूरोप के लिए भेज दिया था कि यूरोप ही जाएगा और कहीं किसी को, इनको मिलता है तो खाए, नहीं मिलता है तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस दरमियान में फिर हैजा फैला, हैजा से भी कई लोग मरे। उसके बाद कॉलरा फैला, उससे भी कई लोग मरे। ये चिकन पॉक्स, उससे भी कई लोग मरे। स्मॉल पॉक्स, उससे भी कई लोग मरे। मगर जो मुख्य रूप से मरे वो मरे भूख से, अकाल से। और दोस्तों, भूख एक ऐसी चीज है ना जो दुनिया में सब कुछ कराती है। भूख से बड़ी बीमारी कुछ नहीं होती। भूख सबसे बड़ी समस्या आज भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे पहले खाने पर, और आज अगर ऐसा नहीं होता तो कई लोग ऐसे बैठे नहीं होते, भूख की चीजों पे डिस्कशन नहीं कर रहे होते। भूख ही है जो हम सबको मिलाती है, और वो भूख ही थी, परिस्थिति इतनी। और उसमें मदद किया उस समय के जमींदारों ने। उस समय के जमींदारों ने पूर्णतः अंग्रेजों को मदद किया इस तरह के भारतीयों के शोषण में। और वो जमींदार जो थे वो भारतीय ही थे जिन्होंने इस तरह की चीजों में मदद किया। खैर, जमींदार जो अपने आप को आज के डेट में महिमा मंडित करते हैं, अपने आप को ग्लोरियस साबित करते हैं, हम जमींदारों के परिवार से, उसकी भी एक चर्चा एक वीडियो में मैं करूंगा। लेकिन यहां कहना चाहूंगा, उन्होंने अंग्रेजों का मदद किया। और सबसे ज्यादा जो परेशान हुए वो थे ग्रामीण गरीब आदमी, जो रूरल पुअर लोग थे, वो सबसे ज्यादा परेशान हुए।
स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि यहां तक तो आप विंस्टन चर्चिल की चीजों को देख रहे हैं कैसे उन्होंने इग्नोर किया, यहां तक कि वहां के सीनेटर तक ने कई बार कहा कि वहां अनाज भेजा जाए। हद तो यहां हो गई कि अमेरिका और कनाडा ने कहा कि हम समर्थन देना चाहते हैं, हम चावल या अनाज भेजना चाहते हैं, उन्हें रोक दिया गया। ठीक वही बात आती है कि चर्चिल को भारत के लोगों के मरने से जीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो यहां तक उन्होंने कहा था कि मैं अपने जिंदगी में भारतीयों को गृह युद्ध में मरते हुए देखना चाहता हूं। और जब उनसे पूछा गया कि इस तरह की भुखमरी या हड़ताल चल रही तो आपका क्या कहना है, तो लोग मर रहे हैं तो उसमें गांधी क्यों नहीं मरे, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट थे। अगर एक प्रोफेसर रफीकुल की बात माने तो उनका यह कहना था कि उनका दिल दहल गया था कंकाल की एक फौज को जाते हुए देखते हुए। अपनी आंखों से उन्होंने 8 लोगों को दम तोड़ते देखा था। कुछ लोग मरने का इंतजार कर रहे थे, कुछ लोग भीख मांग रहे थे। अगर आप पढ़िएगा कहीं से सर्च करके तो देखिएगा लोग घास खा के जीवन यापन कर, मरे हुए सांप खा रहे थे। लोगों की स्थिति इतनी बदतर हो गई थी, इतनी बदतर हो गई थी कि वो एक कटोरे चावल के लिए सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार थे। सिर्फ कंकाल मात्र रह गए थे। हर जगह पे इंसानों के मांस को नोच खाने के लिए मांसाहारी जानवर थे, और कुछ को तो जिंदा खा रहे थे क्योंकि उनके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि वो उस जानवरों से लड़ पाते और अपने आप को बचा पाते। ऐसी परिस्थिति हो गई थी। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की स्थिति हमेशा इन सब परिस्थितियों में खराब हो जाती है। महिलाएं सिर्फ एक बोरी चावल के लिए अपने आप को बेचने के लिए मजबूर थी। और कितनी महिलाएं वेश्यावृत्ति में चली गई अपने आप को। कई अमीर लोगों के घरों में नई जवान लड़कियां जाने लगी सिर्फ इसलिए कि उन्हें कल के लिए भोजन मिल जाए। ऐसा नहीं कि अनाज के भंडार मिल जा रहे थे, कल के लिए सिर्फ अनाज मिल जाए। और तब भी विंस्टन चर्चिल जी को किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा, ना उन्होंने किसी तरह की मदद आने दी। जो यहां पे उपलब्ध संसाधन थे उससे भी उन्होंने बाहर भेजा। और ये परिस्थिति थी, ये था बंगाल का अकाल का, जो सोचकर भी दिल दहला जाता है। कई लोगों का मानना है कि इसमें अगर आप ब्रिटेन समर्थक कहिए, ब्रिटिश कहिए, या विंस्टन चर्चिल को मानने वाले लोगों को, कि 10 लाख के आसपास लोग मरे थे। अगर भारतीयों के हैं तो 37 लाख के आसपास लोग मर गए थे। वैसे अनुमान में अगर अनगिनत और गिनत को जोड़ा जाए तो लगभग 60 लाख के आसपास लोग मरे थे। अकाल मृत्यु की ऐसी स्थिति कहीं देखी नहीं गई थी। जब भी बात होती है तो यहूदियों की बात करते हैं, कई तरह के नरसंहार की बात करते हैं। ये एक फॉरगटन नरसंहार है जिसे हम लोगों ने भुला दिया है, हमने ध्यान नहीं दिया है। कई लोग आज यहां भी कहना है कि आज हम जो है वो ब्रिटेन के राज करने के चलते ही हमारे अंदर सिविलाइजेशन आया। ज्यादातर वही लोग बोलते हैं। मेरा तो यहां कहना है कि आज उनके पास आधा से ज्यादा जो संपत्ति है वो हमें लूटने के चलते है। और इस पे भी और चर्चा हम फिर करेंगे कि 1757 से 60 के बीच में इन्होंने कितना लूटा था, लेकिन इन्होंने इतना लूटा कि आज की स्थिति इनकी अच्छी दिख रही है। तो ये थी परिस्थिति। उसी दरमियान में इन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव भी भेजा था, जो क्रिप्स प्रस्ताव पोस्ट डेटेड चेक के रूप में असफल सिद्ध हुई। उस दरमियान में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया। तो कई इतिहासकार ये मानते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट भी रीजन इसी का था, बट ऐसा नहीं था। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, कई नेताओं को मारा पीटा गया और जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल देने के चलते वो समर्थन में नहीं आ पाया और उनको दिशा नहीं मिल पाई, और परिस्थिति ऐसी विकराल हो गई थी। वरना बंगाल स्वतंत्रता से लेके हर चीज के लिए बुद्धिजीवियों से या किसी भी रूप में देख लीजिए हमेशा केंद्र बिंदु के रूप में रहा है, और इसीलिए अंग्रेजों ने उसे सबसे ज्यादा लूटा है। और अगर बंगाल के अकाल के इतिहास की हम बात करें तो वो बेहद भयानक है, हम इसे नहीं भूल सकते हैं। और जहां तक बात करें हम विंस्टन चर्चिल की, तो मैं कभी भी उसे महान या बेहतरीन नहीं मान सकता। रही बात नोबेल प्राइज की, तो इस वीडियो के बनाने के बाद अगर मेरे भारत में मैं मानता हूं, अकेला मैं जरूर मानूंगा, किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला, कम से कम आपको 130 करोड़ लोगों को आपकी किताब को या आपकी किसी चीज का समर्थन है, आपका नोबेल प्राइज इन इतने लोगों की भावनाओं से ऊपर नहीं हो सकता। तो अगर नहीं मिलता है तो ऐसा कोई नहीं, आपका रिकॉग्निशन है, क्योंकि नोबेल प्राइज की भीड़ में ये लोग भी शामिल है जिन्हें ऐसे नृशंस हत्यारों को भी मिला है। तो हमें कभी भी इस चीज को ख्याल रखना चाहिए कि बंगाल का अकाल किस तरह, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि अन्न का महत्व कितना है और भूख क्या क्या करा सकती है। यह थी परिस्थिति। एक छोटा सा वीडियो शुरू किया है मैंने इस तरह की सीरीज पे, कैसा लगेगा बताइएगा जरूर। धन्यवाद।